जैसा कि हम जानते हैं ये देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम आज़ादी के 75वें वर्ष में हैं। इसी संदर्भ में बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है और आज का जो दिन है बहुत ही खास है। हम जिस जगह पर हैं, नवजीवन ट्रस्ट 1929 में महात्मा गांधी ने इस संस्थान की स्थापना की थी और यह संस्थान 80 से ज़्यादा पुस्तकों का प्रकाशन कर चुका है। दूसरी ओर राष्ट्रीय अभिलेखागार 11 मार्च 1891 को कलकत्ता में इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के तहत स्थापित हुआ और 1911 में राजधानी स्थानांतरित होने के साथ साथ वह कार्यालय भी स्थानांतरित हुआ और 1937 में रिकॉर्ड भी दिल्ली ट्रांसफ़र हो गए। इस संस्थान के पास लगभग साढ़े 18 करोड़ से ज़्यादा पेजेस और 45 किलोमीटर का रिकॉर्ड है। तो इस आज के कार्यक्रम में यह दोनों संस्थान साथ आए। दोनों संस्थानों के सहयोग से आज हम 3 कार्यक्रम मुख्य रूप से करने जा रहे हैं। एक किताब जिसका थंब प्रिंटेड आज विमोचन हमारे माननीय मंत्री जी करेंगे। दूसरी किताब प्रिजर्वेशन एंड रिकॉर्ड्स जिसका हिंदी अंग्रेजी दोनों में है, आज माननीय मंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण हमारा एक ऐप लॉन्च अभिलेख पटल का हम करने जा रहे हैं। अभिलेख पटल एक ऐसा टूल्स होगा हर आदमी के हाथ में जिसके मोबाइल में वो रिकॉर्ड्स उसके हाथ में पहुंच जाएंगे। अभी वेब के द्वारा ही एक्सेस कर सकते हैं जो डिजिटाइज रिकॉर्ड्स राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। तो यह आज का शुभ अवसर है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मंत्री जी, माननीय मंत्री जी को समय बहुत कम है तो ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले मैं आदरणीय चंदन सिन्हा सर जी को आमंत्रित करूंगा कि वह माननीय मंत्री जी के स्वागत में 2 शब्द कहें। सर के बारे में मैं 2 बताना चाहूँगा। सर इस समय डायरेक्टर जनरल नेशनल आर्काइव्स और नेशनल लाइब्रेरी के महानिदेशक हैं। सर के अनेक पेपर्स हार्वर्ड, प्रिंसटन से पास आउट पब्लिश हुए हैं और आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लोक प्रशासन में विशेष हस्ताक्षर हैं। तो सबसे पहले मैं सर को आमंत्रित करूंगा कि सर आएँ और माननीय मंत्री जी के स्वागत में 2 शब्द कहें, प्लीज। आप सबों को मेरा नमस्कार। मेरा कार्यसूची में मुझे काम दिया गया है स्वागत भाषण का और इस समारोह का आरंभ मुझे सभी का स्वागत करके मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है, क्योंकि एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह पे, ऐतिहासिक संस्था में आज के दिन हम लोग सब मिलकर एक ऐसे पुस्तक का विमोचन करने जा रहे हैं जो कि गांधी जी के सबसे पहले उनका कैंपेन था। बिल्कुल हर तरह से जुड़ा हुआ है। उसके भित्ति पर ही उनका वो पूरा कैंपेन चंपारण सत्याग्रह बना था। इस समारोह में सर्वप्रथम मैं हमारे संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के राज्य मंत्री माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का स्वागत करता हूं। उन्होंने समय दिया इस कार्य के लिए। कई सारी चीज़ें चल रही हैं, कई सारे प्रोग्राम थे, जिसके अलावा उसके मध्य में उन्होंने ये समय निकाल के यहाँ पे आए हैं। इसके लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार उनका आभारी है और उनकी रुचि अभिलेखों में बहुत ज़्यादा है। उनसे अगर आप बात करें तो राजस्थान के जो अभिलेख हैं जहाँ जहाँ हैं उनके बारे में भी उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। यहाँ पे मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे इस संस्थान के नवजीवन के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री विवेक देसाई जी का भी, और यहाँ पे डॉक्टर त्रिदीप सुहृद बैठे हैं जो कि इस थंब प्रिंटेड के एक एडिटर हैं। 3 में से एक वो हैं। एक श्रीमती मेघा टोडी यहाँ बैठी हैं जिन्होंने उसका काम किया है एडिटिंग का, और डॉक्टर शाहिद अमीन जो कि नहीं आ पाए। आप लोगों का स्वागत मैंने पहले ही किया है। मैं सिर्फ 2-4 शब्द कहना चाहूँगा थंब प्रिंटेड के बारे में। थंब प्रिंटेड अंगूठा छाप जो ये किताब है,
ये जैसा मैंने बताया, गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह का के बारे में है। वहाँ पे इसके बारे में डॉक्टर सुहरत बताएंगे विशेष रूप से और विस्तृत रूप से, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका हर एक पन्ना या तो खून से या फिर आंसुओं से भीगा हुआ है। आप अगर पढ़ें इनको तो आप समझेंगे कि किस तरह की यातनाएं नील जो किसान थे, नील को जिनको उगाना पड़ता था, उन्हें भोगना पड़ा, और किस तरह वो इन यातनाओं से जूझते रहे जब तक गांधी जी वहाँ गए और उन्होंने ये पूरा ये प्रकरण आरंभ किया। उनके जो टेस्टिमनीज थे उन्होंने लिए, राजेंद्र प्रसाद और उनके टीम ने ये सारे जो हैं टेस्टिमनीज उन्होंने रिकॉर्ड किए, और फिर एक कमीशन बनी थी, एग्रीकल्चर कमीशन, और जिसके वजह से नील का जो ये एक्सप्लॉयटेशन था नील के द्वारा, वो ख़त्म हुआ फाइनली। ये ऐसा किताब, बहुत कुछ है जो कि बहुत रेपिटेटिव है, बार बार आप पढ़ेंगे, पर उसमें भी रेपिटेशन में भी आप देखेंगे कि कई चीज़ें हैं जो कि नई हैं। हर एक की बात है, कई तरह से एक है, लेकिन उसमें विविधता भी बहुत है, और विविधता सिर्फ कष्ट का है। किस तरह अंग्रेज़ों की सरकार थी, उनके द्वारा जोर ज़बरदस्ती किस तरह से किसानों पे, नील के किसानों पे, और ज़बरदस्ती ये एक नील का जो कल्टीवेशन था उन्होंने फोर्स किया था। ये हुई थंब प्रिंटेड की बात। इसके साथ हम ये इस मौके पे 2 किताबें हैं जो कि राष्ट्रीय अभिलेखागार से निकली हैं, जो कि हैं अभिलेखों के, अंग्रेज़ी वर्जन है रिपेयर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, और हिंदी में है अभिलेखों का परिरक्षण एवं प्रतिसंस्कार। आप लोग जो भी यहाँ हैं, मैं बिल्कुल ही निश्चित रूप से जानता हूँ कि सभी आप लोग पढ़ने से, पढ़ाने से युक्त हैं, किसी न किसी संस्थान के साथ आपका संबंध है, और किसी न किसी या कई पुस्तकालयों से बहुत ज़रूर ही संबंध है आप लोगों का। पुस्तकालय हो या अभिलेखागार हो, हर जगह, हर एक ऐसी संस्था में परिरक्षण की ज़रूरत बहुत महसूस होती है, और उसकी व्यवस्था करने की भी ज़रूरत होती है। आप लोग कई होंगे जिनके पास बहुत ढेर सारी किताबें हैं, और उसमें तरह तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उनको, किताबों को, अभिलेखों को किस तरह ठीक से रखा जाए, उनको संरक्षित किया जाए, उनका ये इन किताबों का मूल मुद्दा है। इनमें टेक्निक्स हैं, और किस तरह से हम लोग प्रोसेसेस फॉलो कर सकते हैं, जो कि ताकि किताबें और अभिलेख हम संरक्षित रखें, इसके बारे में ये 2 किताबें हैं जो हम लोगों ने निकाली हैं, और ये अवेलेबल हैं हमारे यहाँ से ही। तीसरी जो चीज़ है जिसका मेंशन हमारे कलीग ने ऑलरेडी किया है, मोबाइल एप्लीकेशन। ये अभिलेख पटल हमारा पोर्टल है, जहाँ पे हम लोग अपने डिजिटाइज रिकॉर्ड्स अपलोड कर रहे हैं, और वहाँ आप लोग कोई भी जाके वहाँ पे रजिस्टर कर सकता है आसानी से, और जो भी रिकॉर्ड्स हम लोगों ने अभी तक रखे हैं और आगे हर रोज़ हम लोग कोशिश कर रहे हैं डिजिटाइज करने की, करके अपलोड करने की, वो बिल्कुल मुफ्त उस पर ब्राउज़ कर सकते हैं। अब तक हम लोगों के यहाँ डिजिटाइजेशन प्रोग्राम जो है लास्ट ईयर आरंभ हुआ था, और अब तक करीब 1.25 से 1.5 करोड़ रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन हो चुका है। लेकिन इसको अपलोड करने में हम लोग उस गति से नहीं कर पा रहे हैं, पर फिर भी करीब
33 लाख रिकॉर्ड्स हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं इतना ही कहूँगा और फिर आप सबों का धन्यवाद भी दूंगा कि आप लोग आए हैं इस समारोह में, और सबका स्वागत कर मैं अपना स्वागत भाषण ही ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, उद्बोधन के लिए, हम सबका हौसला बढ़ाने के लिए। इस कड़ी में मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर से अनुरोध करना चाहूँगा, माननीय मंत्री जी से, हम डॉयस पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से, कि सबसे पहले वो हमारी पुस्तक थंब प्रिंटेड जो राष्ट्रीय अभिलेखागार और नवजीवन ट्रस्ट के सहयोग से आज लॉन्च होने जा रही है, कृपया तालियां बजा के इस स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में सर से, माननीय मंत्री जी, हम सभी अतिथियों से अनुरोध है कि जो दूसरी किताब है रिपेयर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करने की कृपा करें। एक बार तालियां बजाकर अभिवादन। यह पुस्तक सभी रिकॉर्ड मैनेजर्स के लिए, अभिलेख प्रबंधकों के लिए अनिवार्य दस्तावेज है, उसके संरक्षण और प्रिजर्वेशन के लिए। मुझे ज़्यादा समय लेने का आदेश नहीं है। मैं इसके बाद आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर त्रिदीप सरहूत जी को। वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हम सभी जानते हैं, जाने माने लेखक हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं, और आपका काम सभी उस काम से वाकिफ़ हैं। फिर भी थोड़ा सा बताता हूँ। आपने चिन्ह पत्र, सरस्वती चंद्र आदि किताबों का अनुवाद किया है। आपको कथा अवार्ड 1999 में मिला, साहित्य अकादमी अवार्ड 2010 में मिला, और इसके अलावा अनेक किताबें आपने लिखी हैं, संपादित की हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार से बड़ा लंबा एसोसिएशन है। इसके पहले मनुमोहन डायरी वह संपादित कर चुके हैं। मुझे याद है कि सर से जब मैंने अनुरोध किया था आज से 8-10 साल पहले कि सर, ये यदि मनुमोहन डायरी गुजराती में है, यदि यह ट्रांसलेटेड और अनुवाद हो जाए, मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से अनुरोध किया और सर ने उसे सहज स्वीकार किया। मनुमोहन डायरी का वॉल्यूम 1 आ चुका है सर के द्वारा संपादन में। तो सर के बारे में सूरज को दिया दिखाने जैसा है। सर से अनुरोध है, प्लीज़ सर आएँ और 2 शब्द किताब के बारे में और बताएं, हम लोगों का मार्गदर्शन करें। नमस्कार। इतिहास में एक बड़ी समस्या रही है, और ये समस्या ये है कि कुछ लोग होते हैं, कुछ समुदाय होते हैं, कुछ काम होते हैं जिनका इतिहास में दर्ज होना असंभव है। और पूरे दुनिया में इतिहासकार के सामने ये समस्या रहती है कि इन चीज़ों का इतिहास कैसे हो, इसकी संभावना क्या है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि उनका मौन ही उनकी उपस्थिति हमें बताता है, और ये जो मौन है, तो सवाल ये आता है कि ये प्रजा का, ये काम का इतिहास कैसे लिखे। और इनमें हमारे देश में समस्या, और हमारे देश की जब मैं बात करता हूँ कि जहाँ पे पढ़ाई लिखाई हर व्यक्ति को, हर समुदाय को न तो उपलब्ध थी, न तो समाज या संस्कृति उसकी छूट देता था, उसमें किसान, आदिवासी, दलित, पददलित और वो सब लोग और वो सब काम जो अपने हाथ से होते थे, उसका इतिहास कभी दर्ज नहीं होता था। वो सुनने के लिए, वो इतिहास की समझ रखने के लिए एक अलग तरह की संवेदना चाहिए, एक अलग कान चाहिए, और वो कान किसके पास हो, वो समस्या है। मंत्री जी तो एक संत परंपरा से बहुत गहरी तरह से जुड़े हुए हैं। उनको पता है कि एक संत परंपरा में एक बड़ा एक संवेदना होती है जो शून्य को, जो मौन को पकड़ने की कोशिश करती है। उसी तरह की कोशिश कुछ गांधी ने की। चंपारण में जो हुआ वो अद्भुत है, अद्वितीय है। गांधी के
इतिहास को लिखने वाले, सत्याग्रह के इतिहास को लिखने वाले कई लोगों को पता नहीं है कि चंपारण में हुआ क्या। वो समझते हैं कि चंपारण में ही हुआ कि कलेक्टर साहब ने कहा कि आप ज़िले की हद से बाहर हो जाइए, गांधी जी ने कहा हम नहीं जाएंगे, और वो सत्याग्रह हुआ। वो तो सत्याग्रह था ही नहीं, वो तो उनसे अपेक्षित बात थी कि गांधी को कोई कहे या मुझे कोई कहे कि आप अपने देश से, अपने प्रदेश से, अपनी प्रजा से अलग हो और वो बात हम मान ले, तो फिर हम गांधी कैसे बने। तो गांधी ने वो किया तो उनसे अपेक्षित था। जो नहीं अपेक्षित था, जो उसके बाद हुआ, गांधी और उनके साथ 8 लोग जो सब वकील थे, ये गौर करने की बात है, उनके साथ जो लोग थे वो सब वकील थे। कुछ विलायत में पढ़े थे, कुछ कलकत्ते में, कुछ इलाहाबाद में, कुछ पटना में। उन्होंने जो किया, जो भारत में पहले न तो कभी हुआ है न उसके बाद होगा, उन्होंने हर एक किसान से अपनी आप बीती कहने की बात की। अब वो कहने के लिए और सुनने के लिए जो आत्मीयता होनी चाहिए, अंतर का नाता होना चाहिए, वो कैसे बना, इतनी जल्दी क्यों बना, किसान क्यों आए, वो सब हमें सोचना पड़ेगा। पर हमें पता चलता है कि 2 महीने के बहुत छोटा समय है। इस 2 महीनों में गांधी गवर्नर को लिखते हैं कि मैंने 7,000 नीलगर किसानों से बात की है, और सिर्फ बात नहीं की है, उनकी जो ज़ुबानी है, वो ज़ुबानी शब्द बहुत सुंदर शब्द है, जो मुंह से बोली जाती है, पर वो ज़ुबानी वो भी होती है जो टेस्टामेंट होता है, टेस्टिमनी होती है। और ज़ुबानी जो अब तो हम नहीं समझते ये सब चीज़ें, पर ज़ुबानी सिर्फ सत्य की होती है। ज़ुबान से असत्य निकले और दर्ज हो, वो तो इतिहास में आजकल ही होने लगा है, पर पहले तो ज़ुबानी जो उसको समझते थे वो सिर्फ सच की होती थी। 7,000 लोगों ने अपनी ज़ुबानी दी, और आप सोचिए क्या हो रहा है। वो किसान आते हैं, महिलाएं भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, आते हैं और अपनी आप बीती कहते हैं, सुनाते हैं भोजपुरी में। और ये जो 7 वकील साहब बैठे हैं वो अंग्रेज़ी में लिखते हैं। तो एक on the spot instantaneous translation process along with recording that happens. Not only do they do that, something else happens which is quite stunning. They understand the validity of the legal process. तो हर ज़ुबानी पे, हर टेस्टामेंट पे डिपोजिशन दे रहे हैं, और जो ज़ुबानी उनकी लिख रहे हैं उनके या तो हस्ताक्षर हैं या अंगूठा है। इसीलिए और यदि आप कभी आप देखें वो डॉक्यूमेंट्स को, एक डॉक्यूमेंट पे कभी 40 लोगों के अंगूठे हैं, कुछ पे 3 के हैं, कुछ, वो एक बड़ी परंपरा रही है। और ये अंगूठा लेना और अंगूठा देना दोनों में कोई गौरव की बात नहीं होती। इसलिए किताब के पहले पन्ने पर हमने जो छापी है वो एक किसान का अंगूठा पकड़कर उसकी मर्जी के खिलाफ वो डॉक्यूमेंट पे उसके हस्ताक्षर या हाथ की रेखाएं जाती है। In this instance, the act of giving the thumb impression becomes an act of defiance, and that's what we need to understand. जब यहाँ पे वो अपना अंगूठा दे रहे हैं, वो एक अपनी मर्जी से दे रहे हैं, न तो उनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, पर वो एक डिफायंस है सरकार के खिलाफ, फैक्ट्रीज के खिलाफ और उपनिवेशवाद के खिलाफ। चंदन सिन्हा साहब ने कहा कि ये आप जब पढ़ते हैं उनमें तो लगता है कि एक रिपीटेशन हो रहा है, और मेघा और हम और हमारे जो मुर्शीद हैं शाहिद साहब बहुत पढ़े, तब हमें पता चला कि एक रिपीटेशन में उसको ही समझना है। हमारी जिम्मेदारी जो है इसके संपादक के रूप में, उसको ट्रांसक्राइब करने के रूप में, एनोटेट करने के रूप में जो हमारी जिम्मेदारी है, तो यही है कि हम ये रिपीटेशन को समझे, उसको पकड़े, क्योंकि ये रिपीटेशन नहीं है, ये व्यक्तिगत यातना की कहानी है। तो यातना तो अलग अलग होती है, क्योंकि
वो अलग तरह से महसूस की जाती है, अलग से उसको भोगते हैं, उसके साथ जीते हैं। तो ये रिपीटेशन आज हमें लगे कि वो वही कह रहे हैं कि हमारा अंगूठा लिया, हमारे ऊपर ज़्यादा कर हुआ, हमारी ज़मीन छीन ली गई, हमारे खेत में न तो हमें मकान बनाने देते हैं, न तो हमें लकड़ी लेने देते हैं। पर उसी में अलग 7,000 किसानों की यातना की कहानी है। और हमें तो विश्वास है और हम जानते हैं, क्योंकि हम इतिहास लेखन से एक नाता रहा है, कि जब ये पूरे 8 वॉल्यूम्स यदि हम संपादित कर पाएँ, और नवजीवन और नेशनल आर्काइव्स तो प्रतिबद्ध हैं हमसे कहीं ज़्यादा कि इनको प्रकाशित करेंगे, तो दुनिया में सबसे बड़ा पेजेंट आर्काइव के डॉक्यूमेंट्स ये बनेंगे। कहीं भी आज तक 7,000 किसानों की बात, एक समस्या के बारे में उनकी ज़ुबानी अपनी आप बीती कहें और कोई लिखें, ये आज तक नहीं हुआ है। न तो यूरोप में है, न तो हिंदुस्तान में है, न तो लैटिन अमेरिका में है, न तो अफ्रीका में है। तो हमें तो लगता है कि यदि हम ये कर पाएँ तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा होगी, काफ़ी लोगों की और काफ़ी चीज़ों की। But that's the aspiration, that's what we hope to be able to do. And finally, what we need to understand is this. This would not have been possible but for an institution like the National Archives. I think scholars in India don't understand the importance of an institution like National Archives or officers like Chandan. मैं उनको ऐसे तो साहिब कहता हूँ, पर वो जानते हैं कि मैं साहिब कहता हूँ क्योंकि मैं दोस्ती में कहता हूँ. But it would not have been possible. Please understand, 7,000 documents have to be entrusted to scholars like Megha, like Shahid, like me, and hope that we will not misuse it, that we will be ethical about its usage. And that is something that National Archives has been doing for 125 years. It is the keeper of our records and of our memory, both institutional and personal. And so thank you very much. It would not have been possible without Chandan, and before that Shreya Guha, who headed the National Archives, and officers such as them. Or Garg Saab bhi yahan pe hain. With great generosity that these things happen. The other thing that requires is an institutional support that Vivek and others give. नवजीवन का इतिहास हमें लगता है कि बहुत भव्य है, गौरव देने वाला है. मुझे तो लगता है कि उसका भविष्य वो इतिहास से कहीं ज़्यादा प्रेरणादायक रहेगा, क्योंकि आज के समय में ये काम करना और ये चीज़ सब्सिडाइज करना, हम आते हैं कहते कि नहीं ये अच्छा नहीं लगा, पन्ने बदल दीजिए, और न तो विवेक कहते हैं कि पन्नों की कीमत होती है, न तो अपूर्व कहते हैं कि भाई इतनी मेहनत हमने की, सो हम तो पटेल साहब तो सुनते ही रहते हैं फिर कर देते हैं. So I think it's a great institutional support that we've had, and we both Megha and I are very fortunate that we've been able to train ourselves into doing this with Shahid Amin, who is one shouldn't use the word perhaps, he is the finest historian of the North Indian peasantry that we've had in the last 70 years. So we've been actually being trained under, so it has really been a process of apprenticeship for us, and for which we are grateful to our Murshid, as we call him. So that's what it is, and we are, Megha and I are committed to doing this process, carrying it on forward. We are on to volume 2, she's on to volume folio 3, I am on to folio 4. So हाथों में दम रहेगा और आँखों में नूर रहेगा, तब तक करते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद सर, हम सब लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए. अभी सर ऐप लॉन्च, उसके बाद फिर आपका अध्यक्षीय उद्घोषण. तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह हमारे अभिलेख पटल का ऐप लॉन्च करें. एक बार तालियां बजा के
परवेज़ प्लीज़ आप खड़े होइए। यह परवेज़ बनात वाला हैं केजी सिस्टम से, जिन्होंने अभिलेख पटल का काम किया है, और मोबाइल ऐप भी उन्हीं ने और उनके टीम ने मिलकर किया है। इनके हम बहुत आभारी हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद परवेज भाई। इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करने से पहले अनुमति चाहूँगा कि 2 शब्द उनके बारे में बताऊं। माननीय मंत्री जी सरलता और सहजता की प्रतिमूर्ति हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको अक्सर साइकिल से पार्लियामेंट जाते हुए और आते हुए हमेशा दिख जाते हैं। आपने 1953 में आपका बॉर्न है बीकानेर में, एमए पॉलिटिकल साइंस, लॉ और एमबीए किया हुआ है। डूंगरपुर कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस आपके अध्ययन के केंद्र रहे हैं। बैडमिंटन के जाने माने प्लेयर हैं, और लोकसभा और में आने से पहले आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे। उसमें अनेक महत्वपूर्ण पदों पे आपने भूमिका निभाई है। राजस्थान में ओएसडी डिप्टी सीएम हरिशंकर बाबरा जी के रहे, एडिशनल कलेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन रहे, एडिशनल कमिश्नर रहे कॉमर्शियल टैक्स में, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चुरू जैसे महत्वपूर्ण पदों पे प्रशासनिक दायित्वों का आपने निर्वहन किया है। 2009 में आप लोकसभा में आए और वहाँ से आपकी यात्रा संसद की शुरू हुई, और आज हम सब लोगों के लिए मार्गदर्शन के लिए आप आज यहाँ हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में चीफ व्हिप रहे, चेयरमैन ऑफ हाउस कमेटी लोकसभा, और आपको 2013 में बेस्ट पार्लियामेंटन का अवार्ड मिला। ऐसे माननीय मंत्री जी हमारे बीच में हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कृपया आप आएँ और हम सबका मार्गदर्शन करें। नवजीवन ट्रस्ट और राष्ट्रीय अभिलेखागार का ये बहुत ही सुंदर सा एक कार्यक्रम और उसके लिए बनाया गया मंच पे हमारे डीजी एनएआई श्री चंदन सिन्हा जी, अभी जिस बुक का हमने विमोचन किया उसके लेखक प्रोफेसर त्रिदीप सूरूद जी और सह लेखक मेघा तोदी जी, मंच पे हमारे विवेक देसाई जी और संचालन कर रहे देवेंद्र कुमार शर्मा जी। इस सभागार में उपस्थित इस प्रोग्राम के निमित्त आए हुए सभी जानकार नागरिकगण, मातृशक्ति और पत्रकार साथियों, अभी त्रिदीप जी जिसका जिक्र कर रहे थे वहीं से मैं शुरू करूंगा, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसी धरती से है। उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक बार जिक्र किया था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमें यह भी चिंतन करना है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी मंत्रालय हो, कोई भी एनजीओ हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी ट्रस्ट हो, उसको ये चिंतन करना है कि हम इन 75 सालों में कहाँ तक चले और कैसे चले। ये विश्लेषण हमें करना ही करना है। और उसके बाद 2047 के वर्ष में जब हम प्रवेश करेंगे और देश अपनी आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब तक हम कैसे चलेंगे इन 25 सालों में, इसका रोड मैप भी तैयार करना है। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार ने और नवजीवन ट्रस्ट ने ये 25 सालों का रोड मैप कैसा होगा, उसी के निमित्त आज का प्रोग्राम मुझे लगता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव आपको सबको पता है कि 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात की धरती से ही शुरू किया था, साबरमती आश्रम से शुरू किया था शायद,
और उस समय कुछ लोग 75 किलोमीटर पैदल चले थे दांडी यात्रा की तरफ। वो सीन भी मुझे याद है, मैं उस समय पांडिचेरी में था। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक रहेगा। हम अभी 22 में हैं, अभी भी हमारे पास समय है ये चिंतन मनन मंथन करने का कि हम कहाँ तक चले, कैसे चले, विश्लेषण करने का समय, कहाँ कमी रह गई, उसको दूर कैसे करें, उसको रोड मैप बनाने का 2047 जब देश अपने आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाए तब भारत विकसित राष्ट्र हो, विश्व का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र हो, ऐसी परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी धरती से की है। ये चंपारण, इसमें थोड़ा त्रिदीप जी आप थोड़ा और चीजों को भी जोड़िए। महात्मा गांधी की उपाधि मुझे लगता है चंपारण के आंदोलन से मिलती है। कुछ लोग, देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट, कुछ लोग कहते हैं कि चंपारण के आंदोलन से मिली, कुछ लोग कहते हैं कि ये रिसर्च का विषय भी मेगा। 1916 में शायद यहाँ भारत आते हैं ना महात्मा गांधी, 15 लास्ट में, 16 में ये, हाँ 16 में कांग्रेस का एक अधिवेशन अटेंड करने जाते हैं लखनऊ में। और जब वो कांग्रेस का अधिवेशन अटेंड करने जाते हैं तो महात्मा गांधी अनजान से रहते हैं, किसी प्रस्ताव में कोई बहुत एक्टिव रोल, एक्टिव भाग लेना, लेकिन उस अधिवेशन में ये जो वकीलों का जिक्र कर रहे हैं उसमें एक बड़ा नाम है राजकुमार शुक्ल। ये महात्मा गांधी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आपने दक्षिणी अफ्रीका में एक बड़ा काम करके आप आए हो, हमारे चंपारण में एक बड़ी समस्या है, तो आप चंपारण आइए। उन्होंने कहा नहीं, मैंने चंपारण देखा ही नहीं है और अभी मुझे माफ करिए। लेकिन वो जिद के पक्के थे राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी इधर आ जाते हैं तो भी वो पीछा नहीं छोड़ते हैं, इनविटेशन भेजते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं, और अंत में वो इतना विवश कर देते हैं कि महात्मा गांधी रवाना हो जाते हैं, ट्रेन से यात्रा करते हैं महात्मा गांधी। वो जगह मैंने देखी है चंपारण की, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाली जगह जहां महात्मा गांधी पेश होते हैं, वो जगह भी देखी है। चंपारण के आंदोलन 2017 में प्रधानमंत्री जी ने कई मंत्रियों को भेजा था वहाँ चंपारण के लिए कि वहाँ देखिए किस तरह से महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को चलाया और कैसे जन भागीदारी जोड़ी। तो मैं भी उस बिहार की धरती पे 3-4 दिन रहा और इस पवित्र धरती पे चंपारण रहा, तो मुझे पता चला कि महात्मा गांधी ने वहाँ जाने के बाद कोई अचानक उनसे आदमी जुड़ गए हो, ऐसा नहीं है। ये वकील जुड़े थे, ज्ञापन तैयार किया था, और ज्ञापन को आपने जो लेटर उनके लिए अंग्रेज, वो जो एसडीएम था या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाता होगा उस समय, जिसको लेटर लिखा था वो आपने इस किताब में छापा भी है। लेकिन महात्मा गांधी यहाँ रुके नहीं, उन्होंने कहा थोड़ा गांव में चलेंगे। गांव में चलने के बाद उन्होंने कहा नहीं यहीं रुकेंगे। बहुत से लोगों ने कहा यहाँ रुक भी नहीं सकते, यहाँ कोई साधन नहीं है, सुबह बड़ी दिक्कत आएगी दांतुन करने की, फ्रेश होने की, ये बड़ा विषय है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गांव के लोग अगर दैनिक क्रियाक्रम ऐसा करते हैं तो मैं भी करूंगा। रुक गए, देव देखा यहाँ महात्मा गांधी सबसे पहले स्वच्छता का कार्यक्रम हाथ में लेते हैं जी। सबसे पहले पानी साफ होना चाहिए, तो उन्होंने कहा साफ कैसे करें, हमारे तो यही पानी आता है, तो फिटकरी नहीं है क्या? ये छोटे छोटे प्रयोग हैं जी। फिटकरी डाल करके साफ करिए। आप साफ पानी नहीं पिएंगे तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। यहां अटैचमेंट एम के गांधी आ जाते हैं। लोग सोचते हैं ये कौन आदमी है जो हमारे स्वास्थ्य की चिंता कर रहा है, ये तो बैरिस्टर है, इंग्लैंड में पढ़ा है। जो लोग इंग्लैंड में पढ़ के आते हैं वो हमारे नजदीक ही नहीं बैठते हैं,
हमारे से बात ही नहीं करते हैं। ये कौन आदमी आ गया जो हमारे स्वास्थ्य की चिंता कर रहा है, पानी की चिंता कर रहा है, मटके की चिंता कर रहा है। सुबह जब फ्रेश होने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने कहा खुले में जा रहे हो आप, कैसे करोगे खुले का कार्यक्रम? इसको कोई थोड़ा छपरे से बंद नहीं कर सकते, कोई एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते? अब देखिए बहुत छोटी चीज है, लेकिन जो अभी स्वच्छता का कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाथ में लिया है, उसकी नींव महात्मा गांधी चंपारण में रखते हैं 1917 में, उसकी नींव। और जनता जुड़ जाती है, जनता देखती है ये अच्छा आदमी है। और उसके बाद वहां भोजपुरी में कहा गया कि आप इकट्ठे हो, इकट्ठे भी हुए। कैसे करें? अब आप देखिए, कोई एक आदमी है जिसको भोजपुरी में समझाया जाता है। महात्मा गांधी गुजराती जानते थे, अंग्रेजी जानते थे, उनको भोजपुरी में समझाया जाता है कि हमारा खेत है, हम खेत के मालिक हैं। और एक अंग्रेज सरकार ने हमें जबरदस्ती कहा कि आपको चावल नहीं उगाना है, आपको नील की खेती करनी है, हमें चावल उगाना है, खेत हमारा है। ये बात महात्मा गांधी के समझ में आई कि खेत आपका है तो आपकी जो इच्छा होगी वो उगाओगे। ये सरकार कैसे कह सकती है कि आप ये नील का खेती करोगे? और नील की खेती की टेक्सटाइल में जरूरत थी उनको, इसलिए उनको इनकम करनी थी, इसलिए जबरदस्ती थोप दिया गया। बड़े बड़े खेत थे तो उनको लगा हम तो खेती विहीन हो जाएंगे, एक बार नील की खेती हो भी गई तो हमारा खेत भी खराब हो जाएगा। ये सारी बातें भोजपुरी में समझाई जा रही है। ठीक ही कह रहे थे त्रिदेव जी, भोजपुरी में। लेकिन उन्होंने कहा कैसे जोड़ें जनता को, तो वहीं पे शायद अब इसमें भी करेक्शन करना पड़ेगा, अगर किसी को ध्यान है तो। ये रघुपति राघव राजा राम वाला भजन भी शायद वहीं गाना शुरू किया क्या, या कहीं वैष्णव जन भी, हाँ, लेकिन रघुपति राघव भी शुरू हुआ। वैष्णव जन तो गुजराती में थी ना, किसी को ध्यान है? रघुपति राघव। ये देखिए जनता से जोड़ने का काम कैसे एक बाहर से पढ़ के आया आदमी, गुजराती, साउथ अफ्रीका में काम किया और काले और गोरे का भेद मिटाने के लिए संघर्ष किया। वहां अलग परिस्थितियां थी, चंपारण में एकदम अलग परिस्थितियां, लेकिन आचरण से जनता जुड़ती है जी। भाषा नहीं भी आती है तो जुड़ती है। जब वो गांव में ठहरने लगे तो लोगों ने कहा ये तो अपना आदमी है, ये बैरिस्टर तो है लेकिन अपना आदमी है। और एक दिन नहीं रुके वो। ये आपने शायद यहां 2 महीने का जिक्र किया है, कुछ लोग कह रहे हैं 2 महीने से भी ज्यादा रुके। और उस पीरियड में लोगों से पूछा कि जनता यहां पसंद क्या करती है आध्यात्मिकता में, जोड़ो जनता को, बैठाओ इनको। आगे कि साहब हमारा जबरदस्ती अंगूठा लगा लिया था इन्होंने, हम खेत में नील की खेती नहीं करना चाहते। ये कहते हैं सहमत हैं, हम सहमत नहीं हैं। वो सारा स्टेटमेंट लेते गए, लिखते गए। वो वकील 8, आप सही कह रहे हो, 8 वकीलों ने वही काम किया। और वो अंग्रेज अफसर ये कहता रहा कब ये एमके गांधी आएगा तभी मैं समझाऊं। लेकिन ये जनता को जोड़ते गए, ये गए ही नहीं। इन्होंने कहा मैं आऊंगा, लेकिन कब आएंगे ये पता नहीं था। तो उन्होंने इंक्वायरी कराई अंग्रेज अफसर ने, कि ये कौन है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ और इतने समय से क्या कर रहे हैं। तो इंक्वायरी कराई तो पता चला गांव में ही रह रहे हैं, किसी के घर में रह रहे हैं, किसी के खेत में रह रहे हैं। तो उसको भी अचंभा हुआ। फिर और क्या कर रहे हैं दिनचर्या, कि स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं। कपड़े भी आपके जिस पानी से भी आप धो सकते हो धोइए और साफ सुथरे कपड़े पहनिए। सुबह की दिनचर्या का कार्यक्रम भी बता रहे हैं। दांतुन से दांतुन कैसे होता है वो भी बता रहे हैं। उन्होंने देखा, अंग्रेज अफसर ने कहा यार ये कौन सा बैरिस्टर आ गया यहाँ और ये क्या कर रहा है। फिर एक मीटिंग में ये वैष्णव जन वाला विषय भी रहा होगा, लेकिन रघुपति राघव राजा राम ये ऐसा एक भजन है जो जनता के बीच में और दिलों में सीधा जाता है, ये रघुपति राघव राजा राम। और इस भजन को जब गाना शुरू किया, लोगों ने कहा नहीं साहब इस भजन से हम जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये भजन हमारे यहाँ भी गाया जाता है। आप भी गाते हो इस भजन को? क्या है, गाते हो? पटेल साहब आप गा के सुना सकते हो? और कौन सुना सकता है बताइए?
नवजीवन ट्रस्ट है नहीं? हाँ, आप तो गाते ही होंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति गाइए ना इसको, क्या है? चंपारण में गाया महात्मा गांधी ने, तो यहां गा सकते हो नहीं गा सकते हो? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। महात्मा गांधी जानते थे कि इस बॉडी के 4 पार्ट हैं। 1 इज बॉडी, सेकंड इज माइंड, थर्ड इज इंटेलेक्ट एंड फोर्थ इज सोल। बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल, इनका जैसे ही सम्मिश्रण होता है और चारों क्षेत्रों में आदमी काम करने लग जाता है तो वो श्रेष्ठ नागरिक बन जाता है। खाली खाना खाने के लिए कोई आदमी जिंदा रहता है तो वो शरीरधारी जीव है, उसमें और पशु में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उसका मन जब विकसित होता है तो वो मित्रता ढूंढता है, अपने जैसे लोगों को साथ मिलाता है, ग्रुप बनाता है, जिसको कुछ लोगों ने मनोरंजन नाम दे दिया। महात्मा गांधी के लिए यही मनोरंजन था कि लाइक माइंडेड पीपल को साथ रखना। नील की खेती करने में कौन कौन विरोध है, सब साथ आ जाओ। तो माइंड जोड़ दिया। बॉडी को ठीक कैसे रख सकते हो, स्वस्थ कैसे रख सकते हो, पानी साफ कैसे पी सकते हो, शरीर से जोड़ दिया, माइंड से जोड़ दिया। इंटेलेक्ट आपका खेत है, आपके खेत में आप जो बोओगे वो होगा। ये दूसरा कौन है जो कहने वाला है? बुद्धि से जोड़ दिया और रघुपति राघव राजा राम से आत्मा से जोड़ दिया। इसलिए 7000 लोग जब एक साथ डीएम के पास गए तो डीएम डर गया और आदेश वापस ले लिया और महात्मा गांधी जीत गए। बहुत सुंदर कार्यक्रम आज का। किताबों का विमोचन तो कई जगह होता है और कई जगह हम करते हैं, लेकिन इस ऐतिहासिक स्थल पे किताबों का विमोचन होना मेरे लिए भी गौरव का विषय है। ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। इसकी स्थापना भी महात्मा गांधी ने की है क्या? इसकी स्थापना भी महात्मा गांधी ने की है। और अभिलेख पटल, जिसके माध्यम से अभी अभी मैं यहाँ से देख रहा था कि 202 कंट्री बताइए आपने, 3 बताई, कितनी है? 202, लेकिन यूएन में रजिस्टर्ड 193 है अभी शायद। तो 202 देशों में अभिलेख पटल के माध्यम से क्या किसको जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, वो अभिलेख को देख सकेगा। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रिकॉर्ड को अपलोड करने का। और जो यंग जनरेशन है जो रिसर्च करना चाहती है, इतिहास का रिसर्च करना चाहती है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पुरखों का रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें? अभिलेखागार में जाने का समय नहीं है उनके पास। तो इसमें ये मोबाइल ऐप, आज का जो मोबाइल ऐप यहाँ नवजीवन ट्रस्ट के परिसर से जो शुरू किया है, ये बहुत काम आएगा। मैं पुनः हमारे चंदन सिन्हा जी को, जो हमारे डीजी हैं राष्ट्रीय अभिलेखागार के, और प्रोफेसर त्रिदीप सुहर जी को, मेघा तोदी को। ये तोदी नाम इसलिए जल्दी मुझे याद रह गया कि मैं जिस जगह, ये देवेंद्र कुमार शर्मा जी मुझे कह रहे थे एक जगह कलेक्टर है, वो चूरू जिला है राजस्थान का। चूरू जिला में राजलदेसर एक गांव है जहाँ से ये तोदी निकले हैं। इसको पूरा इसकी जानकारी अभी मेघा को नहीं है, इसको रिसर्च करना चाहिए हम कहाँ से निकले हैं। तो राजलदेसर से ये तोदी निकले हैं, फिर ये लोग राजलदेसर से लक्ष्मणगढ़ आ गए और शायद इनका परिवार लक्ष्मणगढ़ से गुवाहाटी चला गया। यही है कहानी आपकी? हाँ, लेकिन मूल रूप से राजलदेसर से है। और राजलदेसर भी बसाया एक महिला ने है, राजल दे। ये उस समय जो राजपूताना होता था हमारे राजस्थान में, तो महिलाओं के नाम इस तरह से होते थे। तो एक महिला जिसकी डेथ होने वाली थी, वो महारानी थी। तो राजा ने पूछा कि तुम्हारे लिए क्या करना है अब?
तो उन्होंने कहा मेरे लिए कोई नगर बसा देना। तो ये तोदी तुम्हारा ही नगर जो है वो राजल देसर उसी के कारण बसा, जिसका नाम है राजल देसर। कभी जाना उसमें, इसकी रिसर्च करना। और बहुत अच्छी पुस्तक आप लोगों ने लिखी है, मोबाइल ऐप का भी, और 3 पुस्तकें, तीनों पुस्तकों का आज विमोचन हुआ, मोबाइल ऐप का भी विमोचन हुआ। मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे चंदन सिन्हा जी को, त्रिदीप सुहर जी को, विवेक देसाई जी को, मेघा तोदी को, और आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपके आभारी हैं। आपने हम लोगों का मार्गदर्शन किया, मार्गदर्शन के साथ साथ प्रेरणा भी दी और आगे का रास्ता भी बताया कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद श्री सोहम जी को, जो यहीं पे नवजीवन ट्रस्ट में हमारे साथ मिलके काम कर रहे थे और हमारे 2 दिन तक लगातार हमारे साथ रहे, मैं श्री सोहम पटेल जी को आमंत्रित करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें, प्लीज। नमस्कार। एक तो नवजीवन की परंपरा है इतिहास को छापना, और इतिहास को आप छाप छाप के जैसे गांधी जी का साहित्य हम छापते हैं, तो नाउ वी फील दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपाइलेशन विच इज़ बीइंग रिपीटेड। तो इतिहास में नई बातें खोज के छापनी, ये बहुत ही ज़रूरी होता है प्रजा के सामने रखने के लिए। और इसके लिए मैं राष्ट्रीय अभिलेखागार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये एसोसिएशन बनाया हमारे साथ कि भाई हम ये बहुत ही उम्दा किताब छाप सके, थंब प्रिंटेड। चंदन सिन्हा जी से तो आगे भी बात हुई है, उनके फॉरवर्ड को लेके वो सब। तो ही हैज़ बीन वेरी कोऑपरेटिव एंड हिज टीम हैज़ बीन वेरी कोऑपरेटिव. We have been supported a lot by National Archives team. I would also like to thank the editors. It is a very rigorous task. मैंने देखी है मैन्यूस्क्रिप्ट, डिसाइफर करना बहुत डिफ़िकल्ट है, और इन्होंने वो पढ़ा है जो हम आपके सामने इतना बड़ा करके रखें फिर भी हम नहीं पढ़ पाएंगे. तो I would like to thank Professor Surut, Professor Shahid Amin and Smegha Todi about for working this out and giving us a very fine manuscript, जिसमें हमें बहुत कम काम करना पड़ा to begin with. और तो yes, thank you editors. I would like to thank मतलब जैसे Honorable Minister of State for Culture for giving us time to come here all the way from Delhi to launch this book, and giving us a very inspirational speech about what happened in Champaran. I would also like to thank our internal team, Managing Trustee Shri Vivek Desai, my head Mr. Purvashar, and all who has worked upon this. It has been a very long journey for us, and now that we are very satisfied that the book is out, and we are hoping that volume 2, 3 will be out soon, and yeah, and the same beautiful manuscript to be received from you. 3, 4, 5, 6, 7, 8. I think it is going up to 8, 9. Yeah, 7,000. I think we have covered more than 350 in this. So we are counting on at least 9 volumes on this. तो तब तक हमें नहीं छोड़ना है. So yeah, thank you very much. Thank you audience for coming here. We have arranged snacks for you. You can be part of it. Thank you so much. Thank you, sir.